एक किन्नर ने बिना कुछ किए कैसे एक बच्चे को जन्म दिया, ये राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ तो नॉर्मल इंसानों को भी इतनी आसानी से इज्जत नहीं मिलती। ऐसे में अगर कोई तीसरे जिन्स का जन्म ले तो उससे तो जीने का हक भी छीन लिया जाता है। और मेरी ये कहानी भी ऐसी ही है। जब मेरे पापा को पता चला कि मैं एक बेटा या बेटी नहीं बल्कि तीसरे जिन्स का हूँ तो मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई और मुझे बेसहारा छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती की दास्तां यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जानकर इंसान के होश ही उड़ जाएं। एक मिनिस्टर के बेटे की शादी थी जहां ख़ास तौर पर मुझे बुलाया गया था और मेरा नाम हमारी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुका था। और अपनी खुशियों पर मुझे बुलाना हर किसी की ख्वाहिश बन चुका था। जहाँ मेरे कदम पड़ते वहाँ का माहौल ही अलग होता और इसलिए मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मेरी गुरु मेरी मुँह मांगी कीमत वसूल करा करती और मुझे लोगों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए भेज दिया करती। हमेशा की तरह आज भी इस महफिल में आकर मैं अपने काम में लग गई थी। वही काम जिसके हज़ारों रुपए मेरे गुरु को मिलते थे और उससे कहीं ज़्यादा मुझ पर निछावर कर दिए जाते थे। लचकीला कमर, लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा, आंखें बंद किए मैं स्टेज पर दिलरुबाई अंदाज में नाचती चली जा रही थी और ये नाच मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। और वहाँ मौजूद लोग मुझे देखकर दिल थामे शोर मचा रहे थे और मुझ पर पैसे निछावर कर रहे थे और मुझे सराहने के लिए वहाँ बहुत लोग मौजूद थे। लेकिन मैं आंखें बंद किए किसी और ही दुनिया में गुम थी, इस दुनिया में जिसमें कभी अपना पीछा छुड़ा ही नहीं पाई। वहाँ रिंकी रिंकी का शोर इस कदर तेज़ था कि कान में पड़ी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। इस सब के बावजूद मैं उस हाल से बेखबर थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए भागती जा रही थी और एक छोटी सी गली में पहुंच गई थी जहां मेरे माता पिता ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और घर से निकाल दिया था। और मेरी भोली भाली माँ रोती बिलखती मुझे अपने आंचल में छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी खातिर वो पहली बार अपने पति से लड़ने की हिम्मत जुटा पाई थी। एक माँ अपने बच्चों के लिए सबसे लड़ जाती है। वो मेरे पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें मेरी औलाद का क्या कसूर है, इसे घर से मत निकालो, ये हमारा ही तो खून है, ये कहाँ जाएगा। और मेरी माँ पर चीख रहा था और मेरा पिता मेरी माँ पर चीख रहा था, बेशर्म औरत, तू मुझसे कहती रही कि तूने एक बेटे को जन्म दिया है और मैं अपना सीना चौड़ा करके जीता रहा कि मेरे घर में बेटा आया है, लेकिन तूने तो इस हिजड़े को पैदा करके हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है। हम खानदान तो क्या दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और तू कहती है कि यह तेरा बेटा है। आखिर तू कब तक छुपाएगी इस सच को कि तूने एक किन्नर को जन्म दिया है। वो सच जो मम्मी पापा से छिपाती आ रही थी वो आज अचानक ही खुल गया था। मैं अपनी बड़ी बहन की चूड़ियाँ पहने, जाली वाला दुपट्टा ओढ़े, काजल लगाए किसी गाने पर नाच रहा था जब अचानक यहाँ पर पापा अपनी दुकान से वापस घर चले आए थे और मुझे ऐसे देखकर दंग रह गए। मैंने आज तक अब कभी पापा के सामने इस तरह का हुलिया नहीं बनाया था। ऐसे ही पापा मुझे हमेशा अपनी बहनों के साथ देखा करते थे, लेकिन आज जब पहली बार पापा ने मुझे इस हुलिये में देखा तो वह कुछ झिझक से गए और कुछ ही देर में उन्हें
वो सच समझ आ गया जो मेरी माँ पिछले 10 सालों से मेरी माँ उनसे छिपाती आ रही थी। पहले तो पापा को भरोसा ही नहीं आ रहा था। वो गुस्से में कहने लगे कि ये तूने क्या हुलिया बना रखा है, लड़कियों की तरह दुपट्टा क्यों रखा है और चूड़ियाँ पहनने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी। पापा ने जैसे ही आगे बढ़कर मेरे होठों से लाली साफ करनी चाही तो ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि पापा मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे लड़कियों की चीज़ें पसंद हैं, मुझे लड़कों वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं लड़की बनना चाहता हूँ। और ये सब सुनते ही पापा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। तेरी चाल ढाल बात रंग सब कुछ लड़कियों जैसा ही तो था, लेकिन इस बात का एहसास मेरे पापा को पहली बार हुआ था और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि एक तीसरे जिन्स का हूँ। और इसी वक्त पापा ने घर में शोर मचा दिया, मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर खड़ा कर दिया। पापा इस हंगामे पर सब मोहल्ले वाले जमा होने लगे। जो बच्चे जो कल तक मेरे साथ खेलते हुए दबे लफ्ज़ों में मेरी चाल चलन का मजाक उड़ाते थे, आज मेरी हकीकत का पता चलते ही वह खुलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक भीड़ सी लग गई और फिर हर कोई मुझे सर से पांव तक आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं इस दुनिया का दूसरे ग्रह से उतरा हूँ। सबकी नज़रों में मेरे लिए जो अपमान था मैं उसे महसूस कर सकता था। मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आई थी, वो मुझे दुनिया की नज़रों से बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी हकीकत को इस तरह मेरे मुंह पर मारा था कि मैं सारी दुनिया के आगे अपमानित हो गया था। पापा के मुंह से शब्द निकला हिजड़ा मेरे कानों में गूंज रहा था और मैं अपने आप में सदमे में आ गया था। 10 साल की उम्र में मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हिजड़ा किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी गली मोहल्ले में बच्चे की पैदाइश पर हिजड़े आया करते थे और मुझे ना जाने क्यों उनसे बहुत खौफ महसूस होता था। कठोर चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किए नाचते हुए वो लोग मुझे किसी और ही दुनिया के लगते थे। सारे बच्चे उनके पीछे शोर मचाते, उनका मजाक उड़ाते घूमते थे और आज पापा मुझे उन्हीं लोगों में मिला रहे थे। मैं डर कर अपनी माँ के सीने से लिपटने लगा। वहाँ मौजूद भीड़ में से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तो पहले ही कहता था मुझे ये बच्चा कुछ ठीक नहीं लगता, लड़कियों जैसी हरकतें करता है, चाल चलन भी वैसा ही है और शकल से तो देखो ज़रा, बताओ कितने सालों से लड़का बनकर हमारे बच्चों के साथ खेल रहा है। इसी वजह से तो हमारे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसे इस मोहल्ले से निकाल बाहर करो, कहीं ऐसा न हो कि इसके साथ रहते हुए हमारे बच्चे का चाल चलन भी ऐसा ही हो जाए। ना जाने वह बेरहम कौन था जो इस तरह की बातों से मेरे पापा के गुस्से को और बढ़ा रहा था। उसके बातों ने वाकई जलती में तेल का काम किया था और पापा ने उंगली उठाकर मम्मी को बता दिया था कि अब ये हमारे घर की दहलीज पार नहीं करेगा। 3 बेटियों के बाद जाकर तूने इसे जन्म दिया तो मुझे लगा कि मेरे घर बेटा आया है। मैं खुश हुआ कि चलो तेरी कोख से एक बेटे ने जन्म तो लिया, मगर मुझे क्या खबर थी कि तू इस कदर घटिया औरत निकलेगी कि एक किन्नर को जन्म देकर उसे बेटे का नाम देगी। जैसे तूने मेरे जज्बात के साथ खेला है, जी तो चाहता है तुझे खड़े खड़े मार दूं, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं, इसलिए अभी और इसी वक्त इसको यहाँ से निकाल दे, नहीं तो मैं इस हिजड़े की जान ले लूँगा। पापा अंदाज में कोई रहम नहीं था। वो तुरंत फैसला सुनाकर घर के अंदर चले गए थे और मम्मी मुझे सीने से लगाए बीच गली में खड़ी सिसक रही थी। ना जाने किसने किन्नरों को खबर पहुंचा दी थी कि उस गली में एक किन्नर बच्चा है और देखते ही देखते उनकी टोली हमारे घर के बाहर पहुंच गई। उन्हें देखते ही अपनी मम्मी की गोद में छिपने की कोशिश में मैं करने लगा और मम्मी ने भी सख्ती से मुझे अपनी बाजुओं में जकड़ लिया।
लेकिन वो लोग तो ढोल बजाते, नाचते, खुशियाँ मनाते और कहते कि देखो हमारा साथी आया है, हमारे ख़ानदान में बढ़ोतरी हुआ है। एक अजीब सा तमाशा लग गया था जिससे मोहल्ले वाले बहुत खुश हो रहे थे और मेरी जान निकली जा रही थी। मेरी माँ बहनें खड़ी रो रही थीं, लेकिन किसी को हम पर रहम नहीं आया। एक लंबे चौड़े किन्नर ने आगे बढ़कर मुझे मम्मी की बाजुओं से अलग किया और मम्मी की चीखों की परवाह ना करते हुए मुझे अपने साथ खींचने लगा। मम्मी रोती रोती हुई मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन उस किन्नर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं उनका बच्चा हूँ और मेरी माँ का मुझ पर कोई हक नहीं। मेरी माँ तड़पती रह गई, लेकिन वह मुझे अपने साथ वहाँ से ले गए जहाँ उनकी पूरी आज़ादी बसती थी। मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई थी, उसे किसी का सहारा नहीं था और वहाँ मौजूद सभी लोग इतने बेरहम थे कि वो चाहते कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, चाहे फिर मुझे किन्नरों की बस्ती में ही क्यों ना रहना पड़े। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का अंधकार शुरू हुआ था। इस बस्ती में मुझ पर एक एक लम्हा भारी था। वहाँ मौजूद लंबे चौड़े लोग जो औरतों के लिबास में ढेर सारा मेकअप किए हर वक्त मौजूद रहते थे, उनके बीच में मैं खुद को शुरू में बिल्कुल अलग महसूस करता था। मेरे गुरु ने धीरे धीरे नाचना सिखा दिया था। जैसे ही मैं जवान हुआ तो खूबसूरती मुझ पर भरकर आई थी और मैं सबकी दिलों की धड़कन बन गया था। अब मेरा नाम रिंकी था और लोग मुझे एक लड़की के रूप में देखने लगे थे। मैं अब हर महफिल की जान बन गई थी और अपने गुरु के लिए कमाने की मशीन। सबसे ज़्यादा मेरे गुरु मेरे ही पैसे लिया करते थे और हर बड़ी महफिल में मुझे ही भेजा जाता था जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती थी। आज मुझे एक मिनिस्टर के घर भेजा गया। मैं वहाँ नाच ही रही थी कि अचानक से मुझे अपनी कमर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ और मैंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी। शराब की बदबू महक रही थी और मेरे बहुत ही करीब उसी मिनिस्टर का बेटा खड़ा था और मेरे शरीर से खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटी थी। 15 साल की उम्र में मैं जवानी के यौवन पर थी और वो नशे की हालत में बेकाबू हो रहा था। मैं बहुत डर गई थी। उसने अचानक ही आगे बढ़कर मुझे अपने बाजुओं में कैद करना चाहा, तो मैंने उसे पीछे की तरफ धकेला और स्टेज से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती चली गई। हमारा गुरु हमारे साथ गाड़ी और ड्राइवर भी भेजा करता था। मैंने उसे फ़ौरन वापस चलने को कहा और जब मैं घर पहुंची तो मेरा गुरु मुझे इतनी जल्दी देखकर हैरान रह गया। मैं उसके कदमों में बैठ गई और उसे सब बता दिया कि किस तरह मिनिस्टर का बेटा अपनी हद पार कर रहा था। मेरी बात सुनकर गुरु अचानक गुस्से में खड़ा हुआ और कहने लगा, पैसे एक काम के देते हैं और काम दो दो लेते हैं। इन लोगों की औकात ही छोटी है। अगर ये सब करना ही था तो पहले बता देते, मैं ज़्यादा दाम लगा देता। गुरु की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन आज कोई एक रुपया भी देने को तैयार नहीं होता। इसलिए तुम भी अपनी जवानी का फ़ायदा उठाओ और इतना पैसा कमा लो कि बुढ़ापे में परेशानी ना हो। हमारा कोई घर बार बीवी बच्चे नहीं होते, हमें अपने भविष्य का खुद सोचना होता है। उस गुरु ने मुझे ड्राइवर के साथ वापस जाने का हुक्म दिया था। वो चाहता था कि मैं मिनिस्टर के बेटे को खुश कर दूं ताकि हमारी चांदी हो जाए और मैं मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठ गई थी। लेकिन मैं हरगिज़ उस शराबी इंसान के साथ रात गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं नामर्द थी, ना औरत थी और मैं क्या थी, कौन थी, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मैं कैसे किसी मर्द के कमरे में जा सकती थी, यही सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थीं। और फिर मैंने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक बड़े से स्टोर रूम पर ड्राइवर से ये कहकर गाड़ी रुकवाई कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है और बिना सोचे समझे स्टोर रूम में घुस गई।
मैं पहले भी 2 बार यहाँ आई थी और मुझे मालूम था कि इसका एक पिछला दरवाज़ा है जो दूसरी गली में खुलता है। मैं स्टोर रूम में घुसी और दूसरे दरवाजे से निकलकर वहाँ से भागती ही चली गई। ना कोई ठिकाना था, ना मंजिल का पता, बस इतना तय था कि मैं किसी मर्द के बिस्तर की जीनत नहीं बनूंगी। मुझे नफ़रत थी अपने बाप जैसे मर्दों से जो हम जैसे लोगों के साथ जी तो बहलाते हैं, अपनी खुशियाँ और गमों में तो बुलाते हैं लेकिन अपनाते नहीं। ये लोग हमारे आशीर्वाद पर तो यकीन रखते हैं लेकिन हमारी मौजूदगी को कबूल नहीं करते। मैं ऐसे किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकती थी। बिना सोचे समझे भागते भागते मुझे 1 घंटा होने वाला था। मैं बहुत दूर निकल गई थी और जब थक गई तो एक दरवाजे के साथ सर लगाकर बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब मेरे सांस में सांस आई तो मैंने सोचना शुरू किया कि आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपनी पहचान कैसे छिपाऊँगी। मैं लाख कोशिश करती लेकिन मैं लोगों से इस बात को नहीं छिपा सकती थी कि मैं किन्नर हूँ। वो एक बड़ा सा घर था जिसके दरवाजे के साथ मैं बैठ गई थी। एक काले रंग की गाड़ी आई और उस घर में दाखिल हो गई। मैं अपने आप में सिमट गई थी ताकि गाड़ी की रोशनी मेरे वजूद की सच्चाई बयान ना कर दे। मुझे वहाँ बैठे कुछ और देर गुजरी थी और मैं वहाँ से उठने का सोच ही रही थी कि उस घर से गार्ड निकला और कहने लगा, आपको अंदर बुलाया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि पता नहीं किसका घर है और कोई मुझे अंदर क्यों बुला रहा है। उस गार्ड ने मेरे चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा कि फ़िक्र ना करें, मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने आगे के रास्ते का कुछ पता नहीं था लेकिन जो लोग मुझे अंदर बुला रहे थे एक बार उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी मेरे पास खोने को बचा ही क्या था, ना मेरी कोई जात थी ना कोई पहचान। मैं इस गार्ड के पीछे उस घर में दाखिल हुई। अंदर से वो एक आलीशान बंगला था। एक अधेड़ उम्र आदमी मेरे सामने बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और अपने सामने बैठने का इशारा कर दिया। उसकी नज़रें मेरे शरीर पर जमी हुई थीं और मैं सोच रही थी कि मैंने अंदर आकर ठीक किया है या नहीं। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना है लेकिन मैं थोड़ी देर पहले उससे किसी महफिल का हिस्सा था जहां तुम नाच रही थी और मिनिस्टर के बेटे ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझ पर तो वही मुहावरा सटीक बैठ रहा था कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मैंने घबरा कर उसे देखा तो वो कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें दरवाजे पर बैठा देखकर पहचान लिया था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम उसी वक्त से परेशान होकर इस तरह अंधेरी रात में यहाँ अकेली बैठी हो। तभी मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम्हारी आशीर्वाद मुझे लगेगी और मैं और मेरी बीवी दुनिया जहाँ का पैसा होने के बावजूद भी सालों से निसंतान है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमें आशीर्वाद दो। उसके अंदाज में मेरे लिए बहुत इज्जत थी और पिछली बार मैंने किसी को अपने साथ इतना नरम और निवेदन करता नहीं पाया था, वरना हमारी कोई इज्जत नहीं करता। बल्कि मैंने तो यही देखा था कि लोगों को हमसे तकलीफ़ पहुंचाकर मज़ा आता है। मैंने सच्चे दिल से उनके लिए प्रार्थना की कि उनकी संतान हो जाए और साथ ही उनसे विनती की कि मुझे एक रात ठहरने की इजाज़त दे दे। उसकी बीवी भी वहीं चली आई थी। वो भी एक नेक औरत थी। उन दोनों पति पत्नी ने मुझे एक रात अपने घर रुकने की इजाज़त दे दी थी। कम से कम एक रात का आसरा हो गया था। यही सोचकर मुझे थोड़ी सुकून मिली थी और उनके दिए कमरे में मैं चली गई थी। लेकिन थकान और टेंशन की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे बुखार हो गया। जब सुबह दोनों पति पत्नी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया और मुझे कुछ दिन ठहरने को कहा और मेरा इलाज भी शुरू करवा दिया। डॉक्टर ने बताया था कि मुझे वायरल फीवर है और ये 1 हफ्ते तक रहेगा। यह
एक हफ्ता मैंने उन दोनों पति पत्नी के घर में ही गुजारा था। वो दोनों बहुत ही अच्छे और ख्याल रखने वाले थे और इसी वजह से मैं ठीक ही हो गई। मैंने उन दोनों से काम मांग लिया और मैं उनके घर में किसी भी तरह की नौकरी के लिए तैयार थी। बस दुनिया की नज़रों से बचकर मैं एक महफूज ठिकाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं इस चार दीवारी से बाहर निकलती तो मेरे गुरु के लिए मुझे ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि किन्नरों का नेटवर्क बहुत महफूज होता है और बहुत मज़बूत भी, और उनके लिए अपने बंदों को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उन दोनों मियाँ बीबी ने मुझे अपने घर पर ही सफाई का काम दे दिया और मैं खुशी खुशी उस काम में लग गई। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सी बदलाव महसूस होने लगी। हर वक्त मुझे मतली महसूस होती और चक्कर आते। पसीने से मेरा सारा शरीर शराबोर हो जाता और मेरे लिए अपने पैर पे खड़ा रहना भी मुश्किल होता। और फिर दूसरे महीने में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही खिसक। ये कैसे मुमकिन था? मुझ जैसा किन्नर प्रेग्नेंट हो जाता? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आया था। ना मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ था और ना ही मैं पूरी तरह से औरत थी। फिर मुझ पर एक ऐसे राज का खुलासा हुआ जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मालिक और मालकिन ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब मुझे बुखार हुआ था तो मुझे अस्पताल लेकर गए। वहाँ मेरे कुछ टेस्ट होने के बाद पता चला कि मैं एक XXY गुणसूत्र रखती हूँ, यानी कुदरत तौर पर मेरा अंदरूनी शरीर बिल्कुल औरत वाला है। सिर्फ बाहरी तौर पर मैं कुछ मर्दों वाले लक्षण रखती हूँ और इसलिए मेरी माँ को लगा कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। अगर मेरी एक छोटी सी सर्जरी होती तो मैं पूरी तरह लड़की बन जाती, क्योंकि कुदरत ने मुझे लड़की के अंदाज में ही बनाया था। मैं आम औरतों की तरह ही गर्भवती भी हो सकती हूँ और इन्हीं की तरह ज़िंदगी भी गुजार सकती थी। ये सब सुनते ही मेरे मालिक और मालकिन ने फैसला किया कि वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए मेरे शरीर को इस्तेमाल करेंगे और मेरे बुखार में ही उन्होंने मेरे जिस्म में अपने बच्चे का भ्रूण डलवा दिया था। दरअसल मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा नहीं बल्कि मेरे मालिक और मालकिन का था, जिसे IVF प्रोसेस के ज़रिए मेरे कोख में डाला गया था। मालिक और मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। उनके कहने के मुताबिक मैं एक किन्नर नहीं बल्कि एक औरत थी जिसे सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत थी और फिर मैं अपनी असली पहचान हासिल कर लेती। उन दोनों पति पत्नी ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर अपने बच्चे को मेरे अंदर डलवा दिया। लेकिन साथ ही वो कहने लगे कि वो मुझे मेरी सही ज़िंदगी लौटाना चाहते हैं। वो मेरी सर्जरी का खर्चा भी उठाने को तैयार थे और मुझे नॉर्मल लड़की वाली ज़िंदगी देने को भी तैयार थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा और उस बच्चे के वजूद को महसूस करने लगी, जिसकी वजह से मुझे मेरी असल पहचान मिलने वाली थी। मेरी संतुष्टि के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्टर से भी मिलवाया और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि अक्सर लड़कियां दिखने में लड़कों जैसी होती हैं, यहाँ तक कि उनका शरीर भी मर्दाना होता है, लेकिन कुदरत तौर पर उनका अंदरूनी अंग औरतों जैसा होता है। और दूसरी तरफ कुछ लड़के दिखने में लड़कियों जैसे होते हैं और उनकी आवाज़ भी जनाना होती है, लेकिन उनकी अंदरूनी अंग बिल्कुल मर्दों वाले होते हैं, यहाँ तक कि वो मर्द स्पर्म की काबिलियत भी रखते हैं और पूरी तरह मर्द होते हैं। लेकिन माँ बाप के पास अगर सही जानकारी ना हो और अच्छे डॉक्टर की सलाह ना मिले तो ऐसे बच्चे खुद को किन्नर समझ बैठते हैं और दुनिया भी उन्हें बदनामी और बदसलूकी के समंदर में उतार कर उन्हें किन्नर बनाने पर मजबूर कर देती है। पूरे 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया
दिया था और वो बच्चा मेरे मालिक और मालकिन की अमानत था, इसलिए मैंने उस बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया था। मेरे मालिक और मालकिन ने मेरा पूरी तरह इलाज करवाया और आज मैं एक सेहतमंद लड़की हूँ। आज के दौर में ऐसे बहुत से संस्थान काम कर रहे हैं जो हम जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, जिससे हम जैसी बच्चों का मुफ्त में इलाज हो सकता है। सर्जरी और दवाओं के ज़रिए हम अपनी असल पहचान हासिल कर सकते हैं। मेरी तमाम माता पिता से गुजारिश है कि आपको लगता है कि आपका बच्चा सबसे अलग है तो उसे खुद से अलग करने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट भी करा ले, ताकि कुछ सोच विचार करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी हिट करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो बस मिलते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को अपना भरपूर प्यार देते रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।